नमस्कार। आज हम पर्यावरण के घटकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने पर्यावरण के अर्थ के बारे में बात की, पर्यावरण किसे कहते हैं और जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से पर्यावरण को परिभाषित किया है। आज हम उन घटकों का अध्ययन करेंगे जिनसे मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण के एक बार वापस से देख लेते हैं कि पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों तरफ जो एक परिवृत्ति पाई जाती है, चारों तरफ जो एक सर्कल पाया जाता है जो कि जंतु समुदाय, मानव समुदाय, वनस्पति समुदाय, इन सभी को प्रभावित करता है। तो वो जो सर्कल है, वो जो सराउंडिंग है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है, वो पर्यावरण कहलाती है। उसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता होती है, यानी कि जो जैविक तत्व हैं उनको मुख्य रूप से भौतिक तत्व जीवन आधार प्रदान करते हैं, उनकी हर गतिविधि को, क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। तो पर्यावरण जो है वो भौतिक तत्व प्रधान होता है, या जो प्राकृतिक पर्यावरण जो भौतिक तत्वों के द्वारा ही परिभाषित किया जाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण होता है, जहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं भी हो रही है प्लस मानव द्वारा भी अपनी गतिविधियां संचालित इसी पर्यावरण में की जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जो भी जीवीय और अजीवीय, यानी कि जीवित जो है और जो निर्जीव है, वे दोनों ही परिस्थितियां शामिल है। यानी कि यदि भौतिक तत्वों की प्रधानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैविक जो कारक हैं या जो जीवीय जो परिस्थितियां हैं उनको महत्व नहीं दिया गया, वास्तव में वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो पर्यावरण हम कह सकते हैं कि एक भौतिक और जैविक दोनों संकल्पनाएं, नहीं भौतिक भी है और जैविक भी है, क्योंकि भौतिक तत्व मिलकर हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग का निर्माण करते हैं। जल है, वायु है, या सूर्य का प्रकाश है, या मृदा है। तो ये सभी जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, हम सभी देखते हैं, आप भी देखते हो, ये सभी तत्व हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं, जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं, प्लस वनस्पति जो है उसको भी प्रभावित करते हैं। और इसमें पृथ्वी के जैविक और अजैविक इस प्रकार से दो संगठक हो गए जीवन के आधार पर, जैविक और अजैविक। हम बात करें जैविक अजैविक की, यदि हम बात करें तो अजैविक दशाओं में मुख्य रूप से पृथ्वी के 3 परिमंडल शामिल होते हैं: जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जलमंडल ये पृथ्वी का विस्तार जो है उसका लगभग 71% जो है, लगभग 2/3 वो जल मंडल के रूप में है। जल पाया जाता है जो महासागरों में है, नदियों में है, झीलों में है। तो उन सभी का जो अध्ययन है, वे सभी तत्व जो हैं वो जलमंडल में शामिल होते हैं। स्थलमंडल यानी वह धरातल जहाँ पे मनुष्य रह रहा है, वो अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है। चट्टानें हैं, उनकी विशेषताएं हैं, चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, स्थलाकृतियाँ कैसे बन रही है, तो ये आता है सारा सारा स्थलमंडल में। और वायुमंडल, क्योंकि हमारा जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन, वो वायुमंडल पाई जाती है। ओजोन गैस है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मिल जाती है, वो भी वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल के जो पार्ट हैं, क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, तो ये भी सभी जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तीनों मंडल मिलकर, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल मिलकर जीवन के लिए दशाएं प्रस्तुत करते हैं। जैविक घटकों में वनस्पति एवं प्राणी जगत को शामिल किया जाता है, जिसे जैवमंडल, जहाँ इन तीनों परिमंडलों का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि जल में भी बहुत अधिक गहराई पर जीवन संभव नहीं है, तो एक परत है। और यदि हम ऊपर जाएं वायुमंडल की तरफ तो वहाँ भी बहुत अधिक ऊंचाई पर जीवन नहीं है। यदि स्थलमंडल की हम बात करें तो स्थल में भी नीचे की तरफ ज़्यादा गहराई जाने पर तापमान बढ़ता है, तो वहाँ पे भी जीवन नहीं है। तो एक इन तीनों मंडलों के बीच में एक संक्रमण की जो परत है, जो कि जीवन के लिए दशाएं पाई जाती है, जहाँ पे और वहीं पे जीवों का, वनस्पति का, मनुष्य का विकास होता है, और वो जो मंडल है वो जैवमंडल कहलाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है, आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें स्थलमंडल का स्फेयर है, एक वायुमंडल का है और तीसरा जलमंडल का। ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे आदर्श दशाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि एक ब्लैक उसके द्वारा दिखाया गया है पॉइंट के द्वारा, वो जो मंडल क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है, जो इन तीनों के मध्य है, इन तीनों से मिलकर बनता है। यदि हम इसको और अधिक अच्छे तरीके से देखें तो
तो आपको दिखाई दे रहा है कि पर्यावरण का जैविक और अजैविक स्वरूप जो किस प्रकार का है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, तो यानी कि जलमंडल। जलमंडल, इसके बाद में स्थल मंडल, यानी कि जैसे हम धरातल पे आए वो कौन सा मंडल हो गया, स्थल मंडल। ऊपर की तरफ जैसे जाते हैं हम धरातल से, वो हो गया वायुमंडल। और ये तीनों जो मंडल है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इनके बीच में ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो मंडल है इनके बीच का, वो है जीव मंडल, जहाँ पे वनस्पति का विकास होता है, मानव का विकास होता है, जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनका विकास हो रहा है। ये पर्यावरण का जैविक और अजैविक स्वरूप है। मानव को प्रभावित करने वाले बाह्य बलों को पर्यावरण के तत्व या घटक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से है, यदि वो जीवन को प्रभावित करता है तो वो पर्यावरण का तत्व है। पर्यावरण उन तत्वों से मिलकर बना है। कई विद्वानों ने जीवन के आधार पर पर्यावरण के 2 घटक बताए हैं, जैविक और अजैविक। ये जिनमें जीवन है वो जैविक घटक, जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, वो अजैविक, जैसे सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, यानी ये सभी। और जैविक जैसे वनस्पति जिस है, जीव जंतु है, जिनमें जीवन पाया जाता है। सामान्यतः जो विद्वानों ने पर्यावरण के तत्व जो बताए हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है अवस्थिति, सेकंड उच्चावच, यानी कि ऊंचाई के अनुसार धरातल कैसा है, तीसरा है जलवायु, अगला है प्राकृतिक वनस्पति, इसके बाद है जैविक कारक जिसमें मानव है, जीव जंतु आते हैं, इसके अगला है मृदा, और जो लास्ट है वो है जल राशियाँ, यानी जल का क्या विस्तार है, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, जल की उसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्थिति के बारे में कि अवस्थिति क्या होती है। अवस्थिति वास्तव में किसी भी जगह की मान सकते हैं, एक प्रकार से स्थिति होती है, लेकिन स्थिति जो है परिवर्तनशील होती है, यानी समय के साथ इसमें परिवर्तन आता रहता है। ये गतिक है, ये स्थायी नहीं होती है। जैसे जो समुद्री क्षेत्र है तो उनकी जो स्थिति जो है वो अंदर के जो महाद्वीपीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है, बेटर होती है, क्योंकि उनको व्यापारिक दृष्टि से लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो उनकी स्थिति कहलाती है कि वो स्थिति कैसी, सामुद्रिक है, स्थलीय स्थिति, और उसकी सापेक्षिक महत्व जो है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अवस्थिति 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है ज्यामितीय अवस्थिति, सेकंड सामुद्रिक स्थलीय अवस्थिति, और थर्ड है निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति। ज्यामितीय अवस्थिति का मतलब है कि ग्लोब पर यदि कोई भी देश है, कोई भी स्थान है, तो उसको अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाती है ज्यामितीय अवस्थिति। इसमें अक्षांश और देशांतर, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये सभी जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से है 37 डिग्री 6 मिनट है, तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, उसकी ज्यामितीय अवस्थिति। सामुद्रिक अवस्थिति स्थलीय का मतलब है कि कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, या कोई भी शहर है, वो समुद्र के किनारे है, या वो अंदर महाद्वीपीय स्थिति रखता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान है, वो अंदर की तरफ है, उसके समुद्री सीमा नहीं लगती, तो उसकी स्थलीय अवस्थिति होगी। लेकिन यदि हम गुजरात की बात करें, हम यदि बॉम्बे की बात करें, तो उनके अरब सागर लगता है, तो उनकी स्थिति कैसी होगी, सामुद्रिक अवस्थिति होगी। ये होता है स्थलीय और सामुद्रिक अवस्थिति। तीसरा जो है वो है निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति, यानी जो पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में किसी देश की क्या स्थिति है, वो कहलाती है निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति। अगला है उच्चावच। उच्चावच का मतलब कि भू आकाश जो है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, वे उच्चावच कहलाते हैं। धरातलीय भू आकृतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पर्वत, पठार एवं मैदान। उच्चावच का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो जलवायु पे होता है कि जो भाग ऊंचे हैं वहाँ पे जलवायु ठंडी होती है, जो भाग नीचे हैं वहाँ पे जलवायु अपेक्षाकृत कम ठंडी होती है।
तो विभिन्न प्रकार के धरातल जो है मानव जीवन के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, उसकी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यदि पर्वत है तो वहाँ पे क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं कम पाई जाएगी, यातायात के साधनों का विकास नहीं होगा। यदि मैदानी भाग है तो वहाँ पे कृषि कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पे जो परिवहन का विकास बहुत अच्छा होता है, तो जनसंख्या जो वो सघन पाई जाती है। यही वजह है कि भारत का जो गंगा का जो मैदान है वो काफ़ी बसा हुआ है, जबकि रेगिस्तान है या मरुस्थलीय धरातल की हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पे जो जनघनत्व है वो काफ़ी कम पाया जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी धरातलीय भू आकृति इस प्रकार की है। तीसरा और सब जो इम्पोर्टेंट जो घटक है वो है जलवायु, यानी कि किसी भी स्थान की या कहाँ पे भी जलवायु की जो प्रमुख कारक है वो मानव जीवन को, उसकी क्रियाओं को पूर्णतः नियंत्रित करते हैं। उसके भोजन को, उसके आवास को और उसकी आर्थिक गतिविधियों, उस सारा जीवन जो जलवायु से प्रभावित होता है। जलवायु से न केवल मानव बल्कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु के अनुसार होती है। जैसे टुंड्रा की प्राकृतिक वनस्पति है जो है वो अलग प्रकार की है। इस प्रकार जो उष्णकटिबंध की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो अलग प्रकार की है। मिट्टी है वो जलवायु से प्रभावित होती है। जलाशयाँ जो है वो जलवायु से प्रभावित होती है। जीव जंतु जो है वो भी, उनका भी जो विकास है, उनकी विशेषताएं हैं जिस जलवायु में रहते हैं उसके अनुसार होती है। जलवायु के विभिन्न तत्व है, जैसे सूर्य का ताप है, वायु दाब है, पवन, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी मानव जीवन को, उसकी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। सूर्य ताप कहीं पे अधिक है, जैसे कि उष्णकटिबंध में अधिक है, शीतोष्णकटिबंध में कम है, शीतकटिबंध में सूर्य ताप काफ़ी कम पाया जाता है, टेम्परेचर्स कम रहते हैं, तो उसी के अनुसार उनकी जीवन शैली है। वायुदाब कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम है, तो जो पवन चलती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तो उस वजह से हवाओं का जो बनना है कि वह किस तरफ चल रही है, इसका रुख क्या होगा, वो किस पे डिपेंड हो गया, वायुदाब पे। वायुदाब यानी कि जलवायु के एक प्रमुख कारक पे। तो जलवायु ऐसा प्रमुख भौतिक कारक है जो मनुष्य को हर जगह हर समय प्रभावित करता है, उसकी गतिविधियों को, उसके जो जीवन के जो हर भाग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगला जो है वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य होता है कि भौगोलिक दशाओं में जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे सीधे स्वतः उगते हैं बिना किसी मान्य हस्तक्षेप के, यानी मनुष्य उसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता है, तो ऐसी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु से चावच है, वहाँ पे किस प्रकार का है, मिट्टी किस प्रकार की है, उनके सामंजस्य, और कहीं पे भी यदि प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है वो एक अनुक्रम में होता है, जिसे पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। वो कई चरणों में होकर होता है, उसके अनुसार वो अस्तित्व में आती है। प्राकृतिक वनस्पति के 4 प्रमुख वर्ग हैं: वन, घास प्रदेश, मरुस्थलीय झाड़ियाँ एवं टुंड्रा वनस्पति। वन जो है वो उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई जो है लगभग 12 मीटर से 60 मीटर तक भी होती है। जहाँ पे वर्षा अधिक है इनकी ऊंचाई अधिक होती है, जहाँ वर्षा कम है इनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। घास प्रदेश जो है वो जैसे उष्णकटिबंध से सवाना की तरफ चलते हैं, जहाँ पे वर्षा अपेक्षा तापमान तो अधिक होते हैं लेकिन वर्षा की मात्रा में कमी आने लग जाती है, तो वहाँ पे घास प्रदेश का विकास हो जाता है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, जहाँ पे जो वर्षा है वो बहुत ही कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे मरुस्थलीय झाड़ियाँ पाई जाती है, जिनकी कंटीली झाड़ियाँ होती है, कांटे होते हैं, पत्तियाँ जो कांटों के रूप में होती है, जड़ें काफ़ी लंबी होती है, यानी कि वनस्पति किस प्रकार से हो जाती है, मरुस्थलीय झाड़ियों के रूप में। फिर आता है टुंड्रा वनस्पति, यानी कि जो शीतकटिबंध के क्षेत्र है, यहाँ पे जो वनस्पति का विकास जो है वो कोणधारी वनों के रूप में होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे जो वनस्पति केवल कुछ महीनों के लिए और जो छोटे छोटे पौधों के रूप में होती है, यानी वनस्पति जो है प्राकृतिक वनस्पति अलग अलग प्रकार के वर्गों में अलग अलग जलवायु के अनुसार पाई जाती है। अगला है मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी जो है हमारी क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है, और ये खनिज और कुछ इसमें अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जो मृत अवशेष जो उसमें मिल जाते हैं, यानी कि उसमें कार्बन होता है इनमें, और वो कार्बन मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जिस कोई भी मूल चट्टान जब वो टूटती है और जो मिट्टी का रूप धारण करती है, तो चट्टानें विभिन्न खनिजों के मिश्रण से बनती है,
तो उस मिट्टी में कौन से खनिज पाए जाते हैं, इन सभी से इसका निर्माण होता है। क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत होती है ये, और इसका निर्माण में अपक्षय और अपरदन इन दोनों घटनाओं का काफ़ी योगदान होता है। और मिट्टी में पौधों, फसलों, घास स्थल, वनों का विकास होता है, जिनमें मानव भोजन के लिए वस्त्र है, लकड़ी है या निर्माण सामग्री है, उनके लिए निर्भर होता है। तो हमारी जो फसलें हैं उनका विकास किस में होगा, मिट्टी में ही होता है निश्चित रूप से। जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पे अधिक उत्पादन होता है, जहाँ पे कम होती है वहाँ पे उत्पादन कम होता है। अगला है जैविक संगठन। पर्यावरण का जो जैविक संगठन है उसके 3 उपतंत्र है, पादप है, जीव जंतु है और सूक्ष्म जीव, बैक्टीरियाज, वायरस है, कवक जिसमें आते हैं। पादप जो है जैविक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पादप हैं, क्योंकि ये आधार पे हैं और सूर्य से सीधा प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करके उसको रासायनिक ऊर्जा में या आहार ऊर्जा में बदलने की क्षमता केवल और केवल पौधों में होती है। इसलिए जैविक पदार्थों का निर्माण यही करते हैं और यही जैविक पदार्थ उसके बाद पोषण श्रृंखला में जो है वो संचरित होता है। मानव सहित जंतु है चाहे सूक्ष्म जीव है, वो प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से हर प्रकार से पौधों पर निर्भर है। पौधे स्वपोषित कहलाते हैं। स्वपोषित इसलिए कि वे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हमारे जो आहार श्रृंखला जाल पे आधार पे जो है वो पौधे हैं, इनको उत्पादक भी माना जाता है कि उत्पादन जो है वो केवल पौधों या वनस्पति के द्वारा ही किया जाना संभव है। विभिन्न जीव जंतु है वो भी मानव के कार्य को प्रभावित करते हैं। जीव जो है वो स्वपोषित एवं प्रपोषित दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांश जो जीव है वो प्रपोषित होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर होते हैं। जीव जंतुओं में गतिशीलता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैविक घटकों में प्राकृतिक वनस्पति जो है वो आधार पे है, सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में होती है, लेकिन इसमें गतिशीलता नहीं है, वो स्थायी है। जबकि जीव जंतु जो है वो स्थायी नहीं है, उनमें गतिशीलता पाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे वे स्थानांतरित होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग जीव जंतु है। यानी मरुस्थल के जीव जंतु अलग प्रकार के हैं, जैसे ऊँट है उसकी संरचना उसी प्रकार की है। यदि उष्णकटिबंध में है तो वहाँ पे अलग प्रकार के जीव जंतु है। यदि वो टुंड्रा में है तो उसका जो संरचना इस प्रकार की होगी, उनके जो शरीर पर बहुत काफ़ी जो रोए होते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अगला है जलाशय। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है और पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा जो है वो लगभग जो है समान, उसमें अंतर नहीं आता, बल्कि वाष्पीकरण की क्रिया है, वर्षा की क्रिया, बादलों के निर्माण के द्वारा ये जल जो है वो पूरे भूमंडल पर संचित होता रहता है। और जिस चक्र के द्वारा ये संचित होता है उसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। जल चक्र के बारे में तो आप जानते हो। जल मानव जीवन का आधार है, जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं कि जल की क्या इम्पोर्टेंस है। यद्यपि हमारा जल जो ग्रह है जलीय ग्रह है, लेकिन उसका अधिकांश पानी कैसा है, खारा है, इसलिए मीठे पानी की बहुत अधिक वैल्यू है। और जो जल जो है वायु के बाद दूसरी हमारी प्रमुख आवश्यकता होती है। प्राकृतिक जो जलाशयों में महासागर है, सागर, नदियाँ, झीलें हैं या प्राकृतिक रूप से कोई तालाब, जलाशय बने हुए, वे सब उनमें शामिल किए जाते हैं। और जल जीवों की विभिन्न क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वनस्पति का विकास जो है वो जल पर डिपेंड होता है। किस प्रकार से वनस्पति का संगठन होगा, मनुष्य के कार्य हैं, उसके औद्योगिक कार्य, उसके घरेलू कार्य, उसके कृषि कार्य हैं, वे सभी के सभी जल पे ही निर्भर होते हैं। पेयजल के रूप में जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल राशियाँ जो है वो पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है जो पर्यावरण को नियंत्रित करती है। जल राशियाँ जल को नियंत्रित करती है, जो है जलवायु को नियंत्रित करती है। जैसे यदि महासागर के समीप यदि कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे जलवायु सम है। यदि महासागर से काफ़ी दूर है जैसे कि राजस्थान, तो वहाँ पे जलवायु में अतिशयताएँ पाई जाती है। तो जलवायु को नियंत्रित करने में भी जलाशयों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज हमने पर्यावरण के जो प्रमुख घटक थे उनके बारे में बात की, पर्यावरण का अर्थ देखा हमने। उसके बाद हमने पर्यावरण की जो घटक हैं जीवन के आधार पर जैविक और अजैविक, और फिर यही जो घटक है इनका अलग से वर्गीकरण किया गया है जो विद्वानों द्वारा 7 पॉइंटों में, उनके बारे में हमने डिटेल से बात की। धन्यवाद।